वीडियो में लॉ रिलेटिंग टू बेनामी ट्रांजैक्शन एंड प्रोहिबिशन एक्ट को रिवाइज करेंगे, जो कि CS एग्जीक्यूटिव में ECIPL में मॉड्यूल 2 में न्यू सिलेबस में आता है। आइएगा हम रिवाइज करना शुरू करते हैं और अपने साथ मतलब अपने सामने ICSI का जो मॉड्यूल है वो रखिएगा। हम उसी से पूरा रिवाइज करेंगे। मैं आपको दिखा नहीं पा रहा, बट अपने सामने ICSI का मॉड्यूल रखिएगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले जो एक्ट का जो नाम है, सबसे पहले जो एक्ट का जो नाम है या जो लॉ है वो है लॉ रिलेटिंग टू बेनामी ट्रांजैक्शन एंड प्रोहिबिशन एक्ट। इसमें वर्ड आ रहा है प्रोहिबिशन, रिस्ट्रिक्शन वर्ड नहीं आ रहा है। प्रोहिबिशन का मतलब होता है एट एनी कॉस्ट आप बेनामी ट्रांजैक्शन एंटर नहीं कर सकते। आप किसी भी हालत में बेनामी ट्रांजैक्शन एंटर नहीं कर सकते, इसलिए वर्ड क्या यूज़ हुआ है, प्रोहिबिशन। तो इस एक्ट को पढ़ने के लिए हमारे पास कौन सा एक्ट है, तो हमारे पास जो एक्ट है वो एक्ट है बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट 2016। इससे पहले कोई एक्ट था, यस, इससे पहले भी कोई एक्ट था, वो था बेनामी ट्रांजैक्शन लॉ रिलेटिंग टू बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988। लेकिन 1988 में थोड़ी बहुत कमियां थी, तो चूँकि 2016 में गवर्नमेंट ने इस एक्ट को अमेंड किया और इस एक्ट को अमेंड किया और इस एक्ट में जो कमियां थी उस कमियां को ठीक करने की कोशिश करी। आइएगा देखते हैं कि बेनामी ट्रांजैक्शन होता क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं बेनामी ट्रांजैक्शन होता क्या है। बेनामी ट्रांजैक्शन का मतलब ये है कि हमने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, पैसे हमने पे करे, इंजॉय भी हम करेंगे, सारे बेनिफिट भी हम उठाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में वो प्रॉपर्टी किसके नाम पर होगी, वो प्रॉपर्टी किसी और के नाम पर होगी। इसे हम बोलते हैं बेनामी ट्रांजैक्शन। यानी कि पैसा कोई पे करे, इंजॉय कोई करे, बेनिफिट कोई उठाए और प्रॉपर्टी होगी किसी और के नाम में। बेसिकली ब्लैक मनी को छुपाया जाता है। तो इसलिए सरकार ने इस लॉ को रिस्ट्रिक्ट करा है और मजबूत करा है और ज़्यादा मतलब चीज़ें लेकर आए हैं 2016 के अंदर। 1988 वाले में कमियां थी जो कि 2016 में ठीक करी। सबसे पहले तो हम देखें कुछ डेफिनेशंस, जैसे कि बेनामीदार और बेनिफिशियल ओनर कौन होता है। एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे, जो एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, मिस्टर एक्स ने प्रॉपर्टी को परचेज किया। मिस्टर एक्स ने ही प्रॉपर्टी अब इंजॉय कर रहे हैं, वो रह भी रहे हैं उसके अंदर, लेकिन वो प्रॉपर्टी मिस्टर वाई के नाम पर है, रजिस्ट्री जो है वो मिस्टर वाई के नाम पर है। तो ये प्रॉपर्टी, ये जो ट्रांजैक्शन है, ये बेनामी ट्रांजैक्शन है, इसमें जो एक्स है वो बेनिफिशियल ओनर है और जो वाई होंगे वो बेनामीदार होंगे। फिर से सुन लीजिए, इसमें जो एक्स है वो बेनिफिशियल ओनर है और जो वाई होंगे वो बेनामीदार होंगे। ठीक है। आइएगा डेफिनेशन इसकी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ICSI का मॉडल खोल लीजिएगा और जो कि पेज नंबर आपके पास होगा 284, जो कि न्यू लेटेस्ट मॉडल है, ढूंढ लीजिएगा, वैसे पेज नंबर 284 में ही मिलेगा। बेनामीदार मीन्स अ पर्सन और अ फिक्टिशियस पर्सन एज द केस मे बी इन हुज नेम बेनामी प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड और हेल्ड एंड इंक्लूड्स अ पर्सन हु लेंड्स हिज नेम। मतलब जिस पर्सन के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदी जाएगी या खरीदी चलेगी, मतलब मतलब सबसे पहले लिखा है, एक वर्ड लिखा है हेल्ड। हेल्ड का मतलब वो खरीद ली, मतलब खरीदी ही उस बंदे के नाम पर। एक वर्ड लिखा है ट्रांसफर्ड। ट्रांसफर्ड मतलब ओरिजिनली मैंने खरीदी थी, ओरिजिनली मतलब मान लीजिए 400 करोड़ की प्रॉपर्टी, एग्जाम्पल के लिए, बहुत बड़ा अमाउंट होता है यहाँ पर जो कि ब्लैक मनी होता है। 400 करोड़ की प्रॉपर्टी ओरिजिनली खरीदी मैंने थी, लेकिन इनकम टैक्स ऑफिसर्स को पता लग गया कि ये तो भैया इसकी ब्लैक मनी है, तो मैंने ट्रांसफ़र कर दी। तो वर्ड लिखा है ट्रांसफर्ड। और एक और वर्ड लिखा है और पर्सन हु लेंड्स हिज नेम। हु लेंड्स हिज नेम का मतलब हो सकता है कि आप जिसके नाम पे ट्रांसफ़र कर रहे हो वो थोड़ा पढ़ा लिखा हो, उसे बेनामी लॉ की जानकारी हो, तो वो कहता है भैया थोड़ी बहुत कमीशन तो मैं भी खाऊंगा, आपको इतना बड़ा फ़ायदा हो रहा है, आप अपने ब्लैक मनी को छुपा रहे हो, तो आपको टैक्स पे करने से बच जाओगे, थोड़ा बहुत फ़ायदा तो मेरे को भी होना चाहिए। तो इसीलिए जो बेनामीदार होता है वो अगर उसको अगर इस लॉ की समझ है
तो वो क्या करेगा, वो थोड़ी कमीशन बेनिफिशियल ओनर से चार्ज भी कर सकता है, यानी कि उसने अपना नाम दे दिया, लेट्स हिज नेम। ठीक, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट डेफिनेशन, अब एक और यहाँ पर एक और चीज़ आती है। जब हमने डेफिनेशन स्टार्टिंग में पढ़ी तो लिखा है बेनामीदार मीन्स अ पर्सन। अ पर्सन कोई भी हो सकता है। इसमें पर्सन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इंडिविजुअल ही होगा, कंपनी भी हो सकती है, एचयूएफ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जो पर्सन की डेफिनेशन हम आगे पढ़ेंगे सेक्शन 2 क्लॉज 23 में, वहाँ लिखा है पर्सन कोई भी हो सकता है। तो इसलिए ये मत मानना कि पर्सन का मतलब यहाँ पे सिर्फ इंडिविजुअल से होगा। और इसके बाद एक और लिखा है फिक्टिशियस पर्सन। फिक्टिशियस पर्सन का क्या मतलब है? फिक्टिशियस पर्सन का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे नाम पे एक पैन कार्ड होगा, मैंने रैंडमली कोई भी ऐसा नाम लिख दिया जो पर्सन असल में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, उसके नाम पे फर्जी कागजात बना करके पैन कार्ड जनरेट कर दिया, मैंने उसको प्रॉपर्टी खरीदी, तो अब वो नाम गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में होगा जो उसका मैंने फर्जी पैन कार्ड बनवाया। अब ढूंढने जाएंगे तो वो तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसे बोलते हैं फिक्टिशियस पर्सन, तो उसे बोलते हैं हम, उसे भी हम बेनामीदार मान लेंगे। ठीक है जी। अब सवाल पैदा होता है बेनिफिशियल ओनर कौन है? बेनिफिशियल ओनर वो है जो इस प्रॉपर्टी को एंजॉय करेगा, जो इस प्रॉपर्टी में जिसने पैसे दिए पर लेकिन गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में इसका नाम नहीं, क्योंकि वो ब्लैक मनी छुपाना चाहता है। आइएगा, बेनिफिशियल ओनर मीन्स अ पर्सन वेदर हिज आइडेंटिटी ऑनर। बेनिफिशियल ओनर फिक्टिशियस हो सकता है, यस बिल्कुल हो सकता है। फॉर हुज बेनिफिट, जिसके बेनिफिट के लिए बेनामी प्रॉपर्टी खरीदी गई, जिसके बेनिफिट के लिए बेनामी प्रॉपर्टी खरीदी गई। ठीक, अब हम आगे चलते हैं, और आगे चलने के बाद अब हम आगे चलते हैं और आगे और चलेंगे, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आगे और नेक्स्ट हम डेफिनेशन पढ़ेंगे बेनामी ट्रांजैक्शन क्या होता है। नेक्स्ट हम डेफिनेशन देखेंगे कि बेनामी ट्रांजैक्शन क्या होता है। जो हमने मैंने पहले बोला था कि मिस्टर एक्स ने पैसे दिए, मिस्टर एक्स प्रॉपर्टी इंजॉय करेंगे, पर लेकिन जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में रजिस्ट्री किसकी होगी, मिस्टर वाई की होगी। ठीक है, पूरा डिटेल एनालिसिस करते हैं कि बेनामी ट्रांजैक्शन में की है, तो बहुत छोटा एग्जांपल दे दिया मैंने, पूरा डिटेल एनालिसिस करते हैं कि बेनामी ट्रांजैक्शन होता क्या है। आईसीएसआई का मॉड्यूल में पेज नंबर 283 है, सेक्शन 2 क्लॉज 9 में बेनामी ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन लिखी गई है। आइएगा देखिएगा, सब अपनी बुक्स खोल लीजिएगा, सामने खोल के रखिएगा। बेनामी ट्रांजैक्शन मीन्स अ ट्रांजैक्शन और एन अरेंजमेंट वेयर अ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड, यानी कि अगर ज़रूरत पड़ी, ओरिजिनली मैंने परचेज कर रखी थी लेकिन मेरे को पता लग गया कि मेरे घर में रेड पड़ रही है, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की गई हो, और हेल्ड बाय, मतलब मैंने खरीदी ही किसी और के नाम पे, हेल्ड बाय अ पर्सन एंड कंसिडरेशन फॉर सच प्रॉपर्टी हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय अनदर पर्सन। किसी और पर्सन ने इस प्रॉपर्टी की कंसिडरेशन दी है, लेकिन या तो किसी के नाम पे ट्रांसफ़र कर दी गई है, या फिर किसी को, या फिर ओरिजिनली खरीदी ही उसी के नाम पर थी, उसे बोलेंगे बेनामी ट्रांजैक्शन। ठीक है जी। एंड द प्रॉपर्टी इज हेल्ड फॉर इमीडिएट बेनिफिट और फ्यूचर बेनिफिट ऑफ द पर्सन हु हैज़ प्रोवाइडेड द कंसिडरेशन, यानी कि सिंपल सी बात है, जिसका फ्यूचर में बेनिफिट हो जाए। फॉर एग्जांपल हमने प्रॉपर्टी खरीदी, मैंने पैसे परचेज करे, मैंने मिस्टर एक्स ने प्रॉपर्टी खरीदी और मिस्टर वाई के नाम से खरीदी, अब मिस्टर एक्स ने उस प्रॉपर्टी को किराए पे चढ़ा दिया, तो किराए पे जो बेनिफिट होगा वो मिस्टर एक्स लेगा, लेकिन प्रॉपर्टी में नाम किसका है, मिस्टर वाई का। ठीक ठीक, ये होता है फ्यूचर बेनिफिट। ठीक है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि आज हमने प्रॉपर्टी कितनी 60 लाख की, 2 साल बाद ये प्रॉपर्टी कितनी की होगी, 65 लाख की, 5 लाख का बेनिफिट किसको, मिस्टर एक्स को। इसे बोलते हैं फ्यूचर प्रॉफिट, इसे बोलते हैं फ्यूचर बेनिफिट। ठीक है जी, आगे चले चले आगे क्या कहता है, कुछ एक्सेप्शंस है, ये क्लॉज ए है, इसकी एक्सेप्शन सब बाद में पढ़ेंगे। सेक्शन 2 क्लॉज 9 में ए बी सी डी पॉइंट्स दे रखे हैं, या ए बी सी डी सब क्लॉज दे रखे हैं जो कि डेफिनेशन में इंक्लूड करे गए हैं। ऊपर ध्यान से पढ़िएगा, अ ट्रांजैक्शन और अरेंजमेंट मीन्स,
ए पॉइंट कवर होगा। सबसे पहले ऊपर क्या लिखा है, बेनामी ट्रांजेक्शन मीन्स, ठीक है, ए पॉइंट कवर हुआ। अब बी पॉइंट, एक्सेप्शंस ए पॉइंट के साथ हैं, बी सी डी के साथ एक्सेप्शंस नहीं है, ठीक है। बी पॉइंट क्या कहता है, बी सब क्लॉज बी क्या कहता है, सब क्लॉज बी कहता है अ ट्रांजैक्शन और एन अरेंजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी कैरिड आउट और मेड इन फिक्टिशियस नेम, जो कि ऊपर हमने क्लियर किया था कि अगर कोई फिक्टिशियस पर्सन के नाम पे आज की डेट में प्रॉपर्टी है और पैसे किसी और ने दिया है तो लॉ कहता है हम उसे भी बेनामी ट्रांजैक्शन मान लेंगे, ठीक है। सब क्लॉज सी क्या कहता है, a transaction or an arrangement in respect of property where owner of the property is not aware or denies the knowledge of such ownership। क्या मतलब, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स का एक सर्वेंट है, बेचारा भोला भाला सा है, अनपढ़ है। मिस्टर एक्स वो की मालिक है तो मिस्टर एक्स से सर्वेंट का भैया यहाँ अंगूठा लगा दे, तो उसने अंगूठा लगा दिया। तो अब मिस्टर वाई को पता ही नहीं है भाई साहब मेरे मेरे नाम पे 3 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो लॉ कहता है अगर वो बोलेगा बेनामीदार कि भाई साहब मेरे को तो पता ही नहीं कि मेरे नाम पे इतनी महंगी प्रॉपर्टी भी है, ये तो मेरे मालिक ने करी है, तो लॉ कहेगा तब भी उसे मान लिया जाएगा कि ये बेनामी ट्रांजैक्शन है, ठीक है जी। चाहे बेनामीदार को पता हो चाहे बेनामीदार को ना पता हो, हम तो मान लेंगे कि ये बेनामी ट्रांजैक्शन में इंक्लूड किया जा रहा है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद जो एक और लाइन आती है वो क्या आती है, ट्रांजैक्शन और सब क्लॉज नंबर डी है, अ ट्रांजैक्शन और अरेंजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी वेयर पर्सन प्रोवाइडिंग द कंसिडरेशन इज नॉट ट्रेसेबल। वो ऊपर वाली डेफिनेशन में भी क्लियर हो रहा था कि अगर मान लीजिए किसी पर्सन ने अगर कंसिडरेशन प्रोवाइड करी है, जिसने पेमेंट करी है, वो ट्रेसेबल ही नहीं है, फिक्टिशियस है, यानी कि बेनिफिशियल ओनर फिक्टिशियस है, तब भी हम मान लेंगे कि इस प्रॉपर्टी को बिना इस प्रॉपर्टी को इस ट्रांजैक्शन को बेनामी ट्रांजैक्शन मान लिया जाएगा और बेनामी लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा। अब कुछ एक्सेप्शंस थी, सब क्लॉज नंबर ए में कुछ एक्सेप्शंस है, वो क्या सी एक्सेप्शंस है आइएगा देखिएगा, एग्जाम्पल से समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक हस्बैंड है, वो हस्बैंड अपने पैसों से घर खरीदता है, प्रॉपर्टी को एंजॉय भी करता है, लेकिन अपनी वाइफ के नाम कर देता है वो प्रॉपर्टी, क्या ऐसा भी बेनामी है मान ले, नहीं बेटे इसे थोड़ी ना बेनामी मानोगे, घर तोड़वाओगे लोगों के, इसे बेनामी नहीं माना जाएगा। लॉ कहता है कि अगर स्पाउस अपने लीगल सोर्सेस से कोई प्रॉपर्टी खरीदता है और एंजॉय करता है और अपने स्पाउस के नाम पर वो प्रॉपर्टी रखता है तो उसे हम बेनामी ट्रांजैक्शन से एक्सक्लूड कर देंगे, उसे हम बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं बनाएंगे, और जब बेनामी ट्रांजैक्शन ही नहीं बनाई गई तो उसका बेनामी लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। एक्सेप्शन के अंदर पॉइंट नंबर 3 पढ़िएगा, एनी पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल, कौन, इंडिविजुअल, पर्सन नहीं बोला है यहाँ पर, इंडिविजुअल बोला है, in the name of spouse or in the name of any child of such individual and the consideration of such property has been provided or paid out of known sources। मतलब फॉर एग्जांपल अगर फ्रॉड करके अगर पैसा लेकर के आए हैं और उससे अगर हमने वाइफ के नाम पे अपनी प्रॉपर्टी परचेज करी है तो उसे हम बेनामी ट्रांजैक्शन में इंक्लूड कर लेंगे, पर लेकिन अगर वो लीगल सोर्स से अगर वो पैसा आया है और लीगल सोर्स से जो पैसा आता है उससे अगर हमने कोई ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टी परचेज करें तो उसे बेनामी ट्रांजैक्शन में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो एक्सेप्शन में आता है, वो एक्सेप्शन में क्या आता है, वो आता है कर्ता HUF, यानी कि अगर हमने कर्ता अगर कोई भी प्रॉपर्टी जो कि कर्ता के नाम पर है या फिर उसके कोई फैमिली मेम्बर के नाम पर है, पर लेकिन जो पेमेंट करी है वो HUF के नॉन सोर्सेज से करी है, फिर से अगर कोई प्रॉपर्टी कर्ता या और HUF के किसी फैमिली मेम्बर के नाम पर है और अगर हमने पेमेंट करी है और वो नॉन सोर्सेज से करी HUF के, तो उसे भी बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा, ठीक है। अगली एक्सेप्शन क्या बोलता है कि अगर हमने किसी पे आप भरोसा करके उस पैसे दिए, मतलब आपने सुना होगा जब भी हम शेयर्स खरीदते हैं स्टॉक मार्केट में, तो जब शेयर्स खरीदे जाते हैं तो शेयर्स के अंदर पैसा हम पे करते हैं कंपनी को
पर लेकिन कंपनी के बुक्स में जो शेयर होल्डर होता है वो कौन होता है? NSDL। डिपॉजिटरी CSDL डिपॉजिटरी होती है। यस, तो ये तो बेनामी ट्रांजैक्शन होगी। कैसे? पैसा हमने पे करा पर लेकिन नाम किसका चल रहा है? डिपॉजिटरी का। तो लॉ कहता है कि जब हमने भरोसा करके किसी पे फिड्यूशरी कैपेसिटी में किसी के पास अगर हमने पैसा रखवाया है तो उसे भी हम बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं माने जाएंगे। और इसमें इंक्लूड किए जाएंगे बैंक्स, ट्रस्टीज, डिपॉजिटरीज, पार्टनर। फॉर एग्जांपल अगर पार्टनर किसी प्रॉपर्टी में रह रहा है, और उसकी पेमेंट पार्टनरशिप फॉर्म कर रही है और वो एग्री करते हैं पार्टनर से, बेनामी ट्रांजैक्शन थोड़े ना हुई वो, तो उसे हम बेनामी ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन से एक्सक्लूड कर देंगे। ऐसे ऐसा का मॉड्यूल सामने रखना, सब समझ में आएगा। ठीक है जी। एक और चीज़, एक और आखिरी डेफिनेशन, आखिरी एक्सेप्शन में क्या आता है? एक्सेप्शन में एक आएगा कि एक सेकेंड, एक्सेप्शन में क्या आएगा? एक्सेप्शन में एक और आखिरी पॉइंट आएगा कि अगर कोई इंडिविजुअल अपने ब्रदर, अपने सिस्टर और अपने लीनियन असेंडेंट यानी कि 3 लेयर तक, लीनियन असेंडेंट का मतलब 3 लेयर तक यानी कि हमसे ऊपर 3 लेयर, मदर फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, ग्रेट ग्रैंड फादर और ग्रेट ग्रैंड मदर, और ऑब्वियस नीचे 3 लेयर लीनियर डिसेंडेंट, सन, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन। अगर हमने इनके नाम पे प्रॉपर्टी ली है और हम पैसा हमने पे किया है तो इसको भी एक्सक्लूड कर देंगे। पॉइंट नंबर 1 में क्या था? सिर्फ स्पाउस था। यहाँ पे स्पाउस नहीं है, यहाँ पे भाई बहन है, लीनियर असेंडेंट है ऊपर वाले और लीनियर डिसेंडेंट है नीचे वाले 3 लेयर तक। अगर हमने ऐसा किया है तो उसे भी बेनामी ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन से बाहर किया जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब आगे क्या कहता है? आगे कहता है कि अब आगे कहानी आती है। अब आगे कहता है कि मान लीजिए हम बेनामी ट्रांजैक्शन में एंटर कर गए, सरकार को पता कैसे लगेगा कि ये बेनामी ट्रांजैक्शन में एंटर कर गए? हम तो इतने सारे लोग हैं भाई, मैंने मान लो बेनामी ट्रांजैक्शन में एंटर कर गया तो क्या मैं खुद सरकार को जाके बताऊंगा? नहीं भैया, मैं तो बेनिफिशियल ओनर हूँ, मैं तो बेनामी ट्रांजैक्शन में एंटर कर चुका हूँ। या बेनामीदार जाएगा कि नहीं मैं बेनामीदार हूँ, मैं बेनामी ट्रांजैक्शन में एंटर कर चुका हूँ। तो लॉ मेकर तो कोई भी अपना गुनाह खुद थोड़े ना कबूल करता है, कोई भी अपना गुनाह खुद थोड़े ना कबूल करता है। तो सरकार को पता कैसे लगेगा कि बेनामी ट्रांजैक्शन हुई है? सरकार को ऐसे पता लगेगा, इनकम टैक्स ऑफिसर्स बताएंगे। जो हाईएस्ट चांसेस है पता लगने के वो इनकम टैक्स ऑफिसर्स के पास है। मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर्स के पास रिटर्न जाएगी, जी हाँ बिल्कुल जाएगी। फाइनेंशियल्स जाएंगे, जी हाँ बिल्कुल जाएंगे। तो जब इनकम टैक्स ऑफिसर्स के पास सारी इन्फॉर्मेशन जाएगी और जब इनकम टैक्स की जब पूरी स्क्रूटनी होएगी तो वहाँ से पता लगेगा कि भैया ये कमाता तो 2 करोड़ है साल का, कमाता तो 3 करोड़ है, भाई साहब ये 20 करोड़ की प्रॉपर्टी लेके कैसे बैठा है? बेनामीदार है भाई, अगर कमाई है ही नहीं तो 20 करोड़ की प्रॉपर्टी आई कहाँ से तेरे पास? तो वहाँ से पता लगेगा। तो यानी हाई चांसेस हैं कि इनकम टैक्स के ऑफिसर्स को पता लगना कि भैया ये प्रॉपर्टी बेनामी है। या मैं ये नहीं बोल रहा कि वो डिक्लेयर कर देंगे, हो सकता है कि कोई लीगल सोर्स हो, बट लेकिन ये कि उनको शक सबसे पहले होगा कि ये प्रॉपर्टी बेनामी ट्रांजैक्शन हो सकती है। तो इसीलिए 4 अथॉरिटीज़ इस लॉ के अंदर बनाई गई। सबसे पहले जो अथॉरिटी बनाई गई वो बनाएगी इनिशिएटिंग ऑफिसर, उसके बाद जो बनाएगी अप्रूविंग अथॉरिटी, उसके बाद जो बनाई गई वो बनाई गई एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और एडमिनिस्ट्रेटर जो कि सबसे पहले अगर हम देखें तो इनिशिएटिंग ऑफिसर कौन कौन हो सकता है? जो इनिशिएटिंग ऑफिसर होता है वो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स होता है, या फिर डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स होता है, ये दोनों हो सकते हैं। उसके बाद जो आता है अप्रूविंग अथॉरिटी में जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स होता है, या फिर एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स होता है,
सबसे बड़ा जो होता है वो एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स होता है, फिर जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स होता है, फिर डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स होता है, फिर कौन होता है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। सबसे पहले जो शक जाएगा वो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स हो जाएगा, क्योंकि ये सारी इनकम टैक्स की फाइल्स की स्क्रूटनी करता है और ये इनिशिएटिंग अथॉरिटी का एक पार्ट होता है। तीसरे नंबर पे हमने बोला था कि वो होती है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, जहाँ पर केस लड़ा जाएगा, जहाँ पे इनिशिएटिंग ऑफिसर ये बोलेगा कि ये प्रॉपर्टी बेनामी है और जिसको बुलाया जाएगा वो सबूत पेश करेंगे और उस बेसिस पे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी डिसीजन लेगी। नंबर 4 एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है कि जब साबित हो जाएगा कि ये प्रॉपर्टी बेनामी है तो उस प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाएगा और उस प्रॉपर्टी को जो जब्त करा जाएगा वो एडमिनिस्ट्रेटर होगा। जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो कौन होता है, इनकम टैक्स ऑफिसर। इनकम टैक्स ऑफिसर सबसे छोटा होता है। ठीक है जी, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब आप इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि कैसे कैसे होता है सब। आइएगा, इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि कैसे कैसे ये सब होगा। उसका पूरा प्रोसीजर हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि कैसे कैसे होगा। ठीक है, सबसे पहले जैसा कि हमने बोला कि इनिशिएटिंग ऑफिसर को शक होगा कि ये प्रॉपर्टी बेनामी हो सकती है। ठीक है, तो जब ये प्रॉपर्टी बेनामी हो सकती है तो इनिशिएटिंग ऑफिसर सेक्शन नंबर 24 सबसेक्शन 1, कौन सा, सेक्शन नंबर 24 सबसेक्शन 1, इनिशिएटिंग ऑफिसर को अगर शक हुआ कि ये प्रॉपर्टी बेनामी है तो बेनामीदार, मैंने क्या बोला, बेनामीदार। गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में बुक्स में नाम किसका है, बेनामीदार। क्या बेनिफिशियल ओनर है, नहीं। तो जब बेनिफिशियल ओनर का नाम ही नहीं है तो वो बेनिफिशियल ओनर को नोटिस कैसे भेज सकता है। हाँ, वो बात अलग है, बेनामीदार को दो डंडे मारेंगे तो हो सकता है कि बेनिफिशियल ओनर का नाम उगल दे, बट अगर बेनिफिशियल ओनर का नाम अगर वो नहीं उगल रहा है तो नोटिस सबसे पहले किसको जाएगी, बेनामीदार को, क्योंकि गवर्नमेंट रिकॉर्ड में नाम किसका है, बेनामीदार का। ठीक, इनिशिएटिंग ऑफिसर को शक हुआ कि मिस्टर एक्स ने जो प्रॉपर्टी है वो बेनामी प्रॉपर्टी है और वो बेनामी ट्रांजैक्शन में कवर हो रही है, तो मिस्टर एक्स ने सेक्शन 24 सब सेक्शन 1 के अंदर नोटिस जारी किया, शो कॉज नोटिस, कि ये बताओ कि तुम्हारी प्रॉपर्टी को बेनामी क्यों ना माना जाए, ये बताओ तुम्हारी प्रॉपर्टी को बेनामी क्यों ना माना जाए। पढ़िएगा, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24 सबसेक्शन 1, ये पेज नंबर 27 ICSI का मॉड्यूल, वेयर द इनिशिएटिंग ऑफिसर ऑन द बेसिस ऑफ हिज मटेरियल हिज पोजेशन हैज अ रीजन टू बिलीव दैट एनी पर्सन इज अ बेनामीदार in respect of property, he may, after recording reasons in writing, issue a notice to such person to show cause within such time as may be specified in the notice why such property should not be treated as बेनामी प्रॉपर्टी। यानी कि उस नोटिस के अंदर टाइम पीरियड लिखा जाएगा कि जो कि इनिशिएटिंग ऑफिसर लिखेगा कि हमें बताओ इतने टाइम के अंदर अंदर कि तुम्हें ये प्रॉपर्टी बेनामी क्यों नहीं मानी जाएगी। अगर तो उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर जवाब आ जाता है तो फिर हम आगे चलते हैं, केस को आगे चलाएंगे। लेकिन अगर उस पीरियड के अंदर जवाब नहीं आता तो ये मान लिया जाएगा कि ये प्रॉपर्टी बेनामी है और उस बेनामीदार को पकड़ने के लिए निकल दिया जाएगा, यानी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी। ठीक है, अब सेक्शन 24 सब सेक्शन 2 क्या कहता है कि अगर बेनिफिशियल ओनर ट्रेसेबल है तो बेनिफिशियल ओनर को भी ये नोटिस भेजा जाएगा। According to subsection 2, a copy of the notice may also be served upon the other person who is beneficial owner। ठीक है जी, अब इसकी ये बहुत हाई चांसेस है कि जैसे ही नोटिस इशू होगा बेनामीदार को तो हो सकता है कि बेनामीदार ये प्रॉपर्टी एलिनेट कर दे। एलिनेट का मतलब ये होता है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दे, प्रॉपर्टी बेच दे। तो हम ये कहते हैं कि जो इनिशिएटिंग ऑफिसर को अगर ऐसा लगता है कि वो प्रॉपर्टी बेच सकता है या फिर वो प्रॉपर्टी को
बेच सकता है या ट्रांसफ़र कर सकता है ताकि वो बच सके, तो साथ में प्रोविजनल अटैचमेंट का ऑर्डर भी भेजा जाएगा। प्रोविजनल अटैचमेंट का मतलब ये होता है कि आप इस प्रॉपर्टी में रह सकते हो, आप इस प्रॉपर्टी को एंजॉय भी कर सकते हो, बस आप इस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, इसका स्ट्रक्चर नहीं कर सकते, इसको रीडेवलप नहीं कर सकते। इसका कुछ काल खतर रहो, कोई दिक्कत नहीं होगी, अभी बेनामी प्रॉपर्टी साबित नहीं हुई है, हो सकता है कि इनिशिएटिंग ऑफिसर गलत हो, बट आप इस प्रॉपर्टी को किसी भी हालत में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते, डिस्पोज ऑफ नहीं कर पाओगे। तो सबसेक्शन 3 बोलता है ऐसा। पर लेकिन इनिशिएटिंग ऑफिसर ये जो शो कॉज नोटिस के साथ ये जो प्रोविजनल अटैचमेंट है, वो प्रोविजनल अटैचमेंट तभी बेच पाएगा, पहले उसे अप्रूविंग अथॉरिटी से अप्रूवल लेनी होगी, तब तो उसका नाम लगा अप्रूविंग अथॉरिटी। अप्रूविंग अथॉरिटी का मतलब ये होता है जो कि अप्रूवल देगी इनिशिएटिंग ऑफिसर को कि हाँ आप शो कॉज नोटिस भेज सकते हो प्रोविजनल अटैचमेंट के साथ, जो कि 90 दिन के लिए वैलिड होगा। ठीक है, आइएगा पढ़िएगा। वेयर द इनिशिएटिंग ऑफिसर इज ऑफ द ओपिनियन, सबसेक्शन 3 पढ़ रहे सेक्शन 24 का। वेयर द इनिशिएटिंग ऑफिसर इज ऑफ द ओपिनियन दैट पर्सन इज इन पोसेशन ऑफ द प्रॉपर्टी हेल्ड इन द बेनामी मे एलिनेट, मतलब बेच सकता है, such property during a period specified in the notice, he may, with the previous approval of the approving authority, by order granting attach provisionally such property for a period not exceeding 90 days। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, सेक्शन 24 के अंदर मान लीजिए कि दो रास्ते हैं, या तो शो कॉज नोटिस तो जाएगा ही जाएगा, प्रोविजनल अटैचमेंट गया और प्रोविजनल अटैचमेंट नहीं गया। ठीक है, अब सेक्शन 24 सबसेक्शन 4 आता है। सेक्शन 24 सबसेक्शन 4 में क्या होता है कि दो सिचुएशन बनती है, या तो प्रोविजनल अटैचमेंट गया या प्रोविजनल अटैचमेंट नहीं गया। ठीक, अब अगर प्रोविजनल अटैचमेंट चला गया, शो कॉज नोटिस गया विदाउट प्रोविजनल अटैचमेंट, ऐसा केस नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक, और उसके बाद जो पार्टी का जो रिप्लाई आया, वो रिप्लाई आया पॉजिटिव, उन्होंने साबित कर दिया कि ये बेनामी प्रॉपर्टी नहीं है, और जो इनिशिएटिंग ऑफिसर है उसे मानना पड़ा कि हाँ ये बेनामी प्रॉपर्टी नहीं है, मेरी गलती है, तो मैटर वही के वही क्लोज हो जाएगा। अब शो कॉज नोटिस भेजा था तो मैटर क्लोज, लेकिन अगर सिर्फ शो कॉज नोटिस भेजा, उसमें प्रोविजनल अटैचमेंट नहीं भेजा, तो वहाँ पर अगर वो साबित ना कर पाए पार्टी जिसको जिसको बेनामीदार की ये प्रॉपर्टी बेनामी नहीं है, या फिर रिप्लाई आया ही नहीं, तो इनिशिएटिंग ऑफिसर फिर आगे बढ़ेगा, क्योंकि इनिशिएटिंग ऑफिसर के पास तो सबूत है, तो वो मैटर को रेफर कर देगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, वो मैटर को रेफर कर देगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, और प्रोविजनल अटैचमेंट भी आ जाएगा, और जो प्रोविजनल अटैचमेंट है वो लग जाएगा, अब एडजुडिकेटिंग, अब इनिशिएटिंग ऑफिसर लगाएगा, जो कि तब तक वैलिड होगा जब तक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का डिसीजन नहीं आ जाता। ये होगा केस नंबर 1। अब केस नंबर 2 क्या होता है, शो कॉज नोटिस जाना ही जाना है, अब प्रोविजनल अटैचमेंट नहीं गया, प्रोविजनल अटैचमेंट गया, प्रोविजनल अटैचमेंट भी गया जो कि 90 दिन के लिए वैलिड था, तो अब पार्टी का रिप्लाई आया और सेटिस्फैक्ट्री हुआ, पार्टी ने साबित कर दिया कि जो है बेनामी प्रॉपर्टी नहीं, इनिशिएटिंग ऑफिसर ने मैटर क्लोज कर दिया। लेकिन अगर पार्टी साबित ना कर पाई या पार्टी रिप्लाई नहीं देती, तो इनिशिएटिंग ऑफिसर ये मैटर को एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी लेकर के जाएगा, और उसके बाद जो प्रोविजनल अटैचमेंट था उसे कंटिन्यू कर देगा। क्यों? क्योंकि वो तो 90 दिन के लिए वैलिड था, तो कहेगा इसे कंटिन्यू कर देते हैं जब तक कि ये मैटर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास है, और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कोई डिसीजन नहीं चला देती। ठीक है, जब रिप्लाई आया, जब पार्टी का रिप्लाई आता है इनिशिएटिंग ऑफिसर के पास, तो कितने दिन के अंदर मैटर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी चले जाना चाहिए, तो कहते हैं 15 डेज के अंदर मैटर को एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को भेज देना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर पार्टी का जो रिप्लाई है आज आया 19 दिसंबर को, तो इसके 15 दिन के अंदर अंदर लगभग 15 दिन कितने होंगे, 29 13, लगभग 3 या 4 जनवरी आएगी, तो 3 या 4 जनवरी तक
ये मैटर कहाँ चला जाना चाहिए, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास। मतलब जिस दिन या तो जो टाइम पीरियड शो कॉज नोटिस में लिखा हो टाइम पीरियड खत्म हो जाए, या फिर उनका रिप्लाई आ जाए उस 15 दिन के अंदर अंदर, ये मैटर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास चला जाएगा। नहीं तो ये मान लिया जाएगा कि ये प्रॉपर्टी बेनामी प्रॉपर्टी नहीं है और जो इनिशिएटिंग ऑफिसर है ये गलत है। ठीक है, ठीक, आगे चलते हैं। अब ये जो नोटिस जो जा रहा है, शो कॉज नोटिस मतलब जो शो कॉज नोटिस है, जो कि जो है क्या बोलते हैं उसे, जो शो कॉज नोटिस है जो कि बेनामीदार को जा रहा है, वो कैसे जाए? कि आप चिट्ठी भेजें? तो बेनामीदार मुझे यहाँ पे सेक्शन नंबर 25 डील करता है मैनर ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस। तो मैनर ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस का कहता है कि या तो ये पोस्ट से जाए, या फिर उस तरीके से जाए जिस तरीके से CRPC कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, CRPC जो है वहाँ जो तरीका लिखा है उस तरीके से अगर ये जाएगा तो वैसे भी जा सकता है। किसको जाना है? तो वो कहता है कि अगर सबसेक्शन 2 है सेक्शन 25 का, सेक्शन 25 का सबसेक्शन 2 बोलता है अगर अगर तो इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल को नोटिस जाएगा, अगर फर्म है तो मैनेजिंग पार्टनर को नोटिस जाएगा, अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो कर्ता को जाए, कर्ता नहीं है तो किसी और फैमिली मेंबर को चला जाए, कंपनी है तो प्रिंसिपल ऑफिसर्स को जाएगा, और अगर कोई भी एसोसिएशन ऑफ बॉडी है तो प्रिंसिपल ऑफिसर या फिर उनके कोई मेंबर्स होंगे उनको जाएगा, और अगर कोई भी पर्सन है तो जो उस पर्सन के उसके अफेयर्स को संभाल रहा होगा उस मेंबर्स को चला जाएगा। ठीक, अब मैटर चला गया एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास। अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या करेगी, उसका सेक्शन 26, जो सेक्शन 24 सबसेक्शन 1 के अंदर जो मैटर गया, जो सेक्शन 24 सबसेक्शन 5 के अंदर जो मैटर चला गया एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास, उसकी हियरिंग का होगी अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में होगी। ठीक है, उसकी हियरिंग का होगी अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में होगी। ठीक है, नोटिस किस किस को भेजा गया होगा? बेनामीदार, अगर पॉसिबल है तो बेनिफिशियल ओनर, अगर पॉसिबल है तो कोई रिलेटेड पर्सन हो सकता है कि कोई उस प्रॉपर्टी पे कोई लोन दे के बैठा हो, फॉर एग्जांपल बैंक, अगर कोई पॉसिबल है तो उस प्रॉपर्टी को कोई किसी और का इंटरेस्ट हो सकता है, तो वो सारे भी आएंगे, सबको नोटिस भेजा जाएगा, भैया आओ और अपने इसको साबित करो कि ये बेनामी प्रॉपर्टी नहीं हो, कि इनिशिएटिंग ऑफिसर बोल रहा है कि ये बेनामी प्रॉपर्टी है। ठीक, तो सबसेक्शन 2 के अंदर, सबसेक्शन 2 के अंदर अब इस जो नोटिस भेजा गया, अब इस नोटिस पे लोग आएंगे, वो साबित करेंगे कि जो है अब कि जो है ये बेनामी प्रॉपर्टी नहीं है, या फिर इनिशिएटिंग ऑफिसर साबित करेगा कि ये बेनामी प्रॉपर्टी है। ठीक है जी, तो क्या होता है, सेक्शन नंबर 24 सबसेक्शन 4 बोलता है कि दो रास्ते हैं, या तो ये बेनामी प्रॉपर्टी साबित होगी, तो अगर बेनामी प्रॉपर्टी साबित होगी तो कॉन्फिस्केटेड का जो रूल है, कॉन्फिस्केटेड का ऑर्डर पास कर देगी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अगर ये बेनामी प्रॉपर्टी साबित नहीं है तो ये मैटर यही का यही क्लोज हो जाएगा। अब सवाल पैदा होता है कि क्या कोई और मेंबर इसमें आ सकता है? मतलब फॉर एग्जांपल इनिशिएटिंग ऑफिसर कहता है कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई बेनामी ट्रांजैक्शन में एंटर हुए हैं, पर लेकिन जब केस की हियरिंग चल रही थी तो पता लगा मिस्टर जेड भी इन्वॉल्व थे, तो ऐसा हो सकता है कि मिस्टर जेड को भी बुलाया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल बुलाया जा सकता है, और उसके लिए जो सेक्शन है वो सेक्शन कौन सा रहेगा, वो जो सेक्शन नंबर रहेगा वो सेक्शन रहेगा सेक्शन 24 सब सेक्शन 6। ठीक है जी, ऐसा भी हो सकता है कि कोई तीन इनिशिएटिंग ऑफिसर बोले एक्स वाई जेड ए, ये चारों बेनामी प्रॉपर्टी के ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व थे, लेकिन मिस्टर ए इनोसेंट था, मिस्टर ए असली में इन्वॉल्व नहीं था, तो क्या वो डिलीट भी हो सकता है? जी हाँ, सेक्शन 24 सब सेक्शन 5 वो डिलीट भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि
हमने बोला कि लैंड का कुछ हिस्सा बेनामी प्रॉपर्टी था, इनिशिएटिंग ऑफिसर ये बोल रहा है कि ये वाली लैंड बेनामी प्रॉपर्टी थी, पर लेकिन कागजी कार्रवाई के दौरान पता लगा भैया दूसरी लैंड भी बेनामी प्रॉपर्टी है, तो क्या उसे भी हम केस चलाएंगे? जी हाँ, यानी प्रॉपर्टी भी ऐड कर सकते हैं। सेक्शन 26 सब सेक्शन 4 है ये। अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को कितना टाइम दिया गया कि क्या सालों साल केस चलता रहे? तो एडजुडिकेट तो लॉ कहता है नहीं, जिस महीने में सेक्शन 24 सबसेक्शन 5 में मैटर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को आएगा, उस महीने की लास्ट डेट से, उस महीने की लास्ट एंड से अगले 1 साल तक आपको डिसीजन सुनाना पड़ेगा। सेक्शन 26 सबसेक्शन 7 पढ़िएगा। This section provides no order in subsection 3 shall be passed after the expiry of 1 year from the end of the month in which reference under section 24 was received। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है? मान लीजिए कि मैटर बेनामी प्रॉपर्टी यहाँ पे साबित हो जाती है, तो क्या होगा? अगर बेनामी प्रॉपर्टी अगर यहाँ पर अगर साबित हो जाती है तो कॉन्फिस्केटेड सेक्शन 27 और वेस्टिल का लॉ अप्लाई हो जाएगा, जहाँ पे कॉन्फिस्केट का मतलब है कि प्रॉपर्टी को जब्त कर लो, प्रॉपर्टी को जब्त कर लो। तो जब्त कौन करेगा? एडमिनिस्ट्रेटर, इनकम टैक्स ऑफिसर जब्त करेगा, जो कि सेक्शन 27 में लिखा हुआ है, जो कि सेक्शन 27 में लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाएगा। और जो प्रॉपर्टी के जो राइट्स होंगे वो किसके पास होंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होंगे, स्टेट गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होंगे। ठीक है जी, आइएगा। ठीक है, दिस सेक्शन प्रोवाइड्स एनी राइट ऑफ एनी थर्ड पर्सन क्रिएटर सच प्रॉपर्टी विद द व्यू दिस। ठीक है, नल एंड वाइड। ठीक है जी। अगर सेक्शन 27 में ये भी बोला गया है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स ने प्रॉपर्टी परचेज करी, पैसा भी मिस्टर एक्स ने दिए, बट लेकिन प्रॉपर्टी है किसके नाम पे? मिस्टर वाई के नाम पे। ठीक है, तो अब एक्स एंजॉय कर रहे हैं, अब एक्स ने मान लो प्रॉपर्टी बेच दी, ठीक है, मिस्टर जेड को, और बाद में प्रॉपर्टी बेनामी डिक्लेयर हो गई, तो मिस्टर जेड कहेगा भाई मेरी क्या गलती है, मेरे को क्या पता था कि बना। तो लॉ कहता है भाई साहब जब प्रॉपर्टी खरीद रहे थे तो कागज़ देख लेते ना, अंधे की तरह प्रॉपर्टी खरीद ली, तो वहाँ पे आपको कोई भी राइट नहीं दिया जाएगा। ये जो प्रॉपर्टी है ये तो सरकार के पास ही जाएगी। अगर आपको केस फाइल करना है तो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के खिलाफ केस फाइल करते थे, वहाँ पे आपको रिकवरी मिल जाएगी, लेकिन ये प्रॉपर्टी तो सरकार के पास ही जाएगी। ठीक है जी, ये सेक्शन 27 सबसेक्शन 3 में लिखा हुआ है। सबसेक्शन 4 में लिखा हुआ है कि किसी थर्ड पार्टी को कोई भी राइट नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल बैंक ने लोन ले रखा था, मतलब मिस्टर एक्स ने जो प्रॉपर्टी खरीदी बैंक से लोन लेके खरीदी और मिस्टर वाई के नाम पे खरीद ली, तो बैंक तो कहेगा भाई मेरा नुकसान हो गया, तो भाई वो बैंक तो उसको बोलता है, सरकार बोलते हैं भाई तो हम क्या करें, पहले कागज़ क्यों नहीं देखे, कागज़ तो देख लेते। ठीक है, मतलब किसी भी हालत में प्रॉपर अगर बेनामी प्रॉपर्टी हो गई, साबित हो गई, तो ये तो सरकार को ही जाएगी, किसी भी थर्ड पार्टी को नहीं जाएगी। यहाँ सूट क्लेम कर सकते हैं, वो बात अलग है, लेकिन ये जाएगी तो सरकार को ही, जो कि सेक्शन 28 में लिखा हुआ है। सेक्शन 28 का सब सेक्शन 2 पढ़िएगा, सेक्शन 28 का सब सेक्शन 2 पढ़िएगा, प्रोवाइड्स दैट सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑर्डर इन ऑफिशियल जनरल हैज फंक्शंस दे रहा है। ये तो जो है सेक्शन 5 में लिखा है, ये सेक्शन नंबर 5 में लिखा है ये कि ये तो प्रॉपर्टी बेनामी ही होगी। सेक्शन 5 में लिखा है कि विच सब्जेक्ट मैटर ऑफ बेनामी ट्रायल शैल बी लाइबल टू कॉन्फिस्केटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। किसी को भी ये प्रॉपर्टी नहीं दी जाएगी, चाहे वो बैंक हो चाहे कोई और हो। हाँ वो सूट फाइल कर सकता है, वो दूसरे लॉज हैं, लेकिन यहाँ पर तो अगर बेनामी हो गई तो ये तो हमारे पास ही आएगी। ठीक है, ठीक है। मान लीजिए कि जो है, जो थर्ड पार्टी है, जो प्रॉपर्टी बेनामी साबित हो जाती है, जो थर्ड पार्टी है
वो कहते हैं कि नहीं भैया एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने गलत डिसीजन लिया है, तो हम अपील फाइल कर सकते हैं कहाँ पे, NCLAT में, एपेलेट ट्राइब्यूनल में। हम अपील कहाँ फाइल कर सकते हैं, एपेलेट ट्राइब्यूनल में, जो कि है सेक्शन 30 राइट देता है। अगर मान लीजिए एपेलेट ट्राइबल से भी हम सेटिस्फाई ना हुए तो हम कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट। हम कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट। इस लॉ में सुप्रीम कोर्ट जाने की कोई भी परमिशन नहीं दी गई है, हर लॉ की अलग अलग परमिशन होती है, तो इस लॉ में सुप्रीम कोर्ट जाने की कोई भी परमिशन नहीं दी गई। हाई कोर्ट में सेक्शन 49 है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए कि हम उसके बाद अब पेनल्टीज भी लगेंगी, और जो है, और साथ में अब डिसीजन तो आ गए, अब प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट भी करनी है, तो सेक्शन 29 डील करता है। तो सेक्शन 29 ये बोलता है एडमिनिस्ट्रेटर को यानी कि इनकम टैक्स ऑफिसर को ये बोलता है कि आप जा करके प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट करनी है आपने, क्योंकि प्रॉपर्टी बेनामी डिक्लेयर हो चुकी है। तो जब प्रॉपर्टी बेनामी डिक्लेयर हो चुकी, कॉन्फिस्केट करती है, तो वहाँ पे बोलता है पहले 7 दिन का नोटिस दो, शरीफों से अपने आप प्रॉपर्टी खाली कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन 29 सबसेक्शन 2 ये बोलता है, क्लॉज ए ये बोलता है, राइटिंग में नोटिस दो, उनको बोलो प्रॉपर्टी 7 दिन में खाली कर दे। अगर वो प्रॉपर्टी 7 दिन में खाली नहीं करता तो क्या होगा, तो फिर कहेंगे कि जो इनकम टैक्स ऑफिसर है वो नियर बाय पुलिस स्टेशन की मदद ले सकता है, और जब वो नियर बाय पुलिस स्टेशन की मदद लेगा तो वहाँ पर ये बताए ज़बरदस्ती उनसे प्रॉपर्टी खाली करवाई जाएगी, लेकिन प्रॉपर्टी खाली तो करवाई जाएगी। ठीक है। अब पेनल्टीज भी लगेगी। क्या पेनल्टीज एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी लगाएगा, नहीं। तो पेनल्टीज के लिए स्पेशल कोर्ट्स होती हैं, जिसे हम सेशन कोर्ट्स बोलते हैं, जो कि क्रिमिनल लॉज है, वहाँ पर पेनल्टीज लगाई जाती हैं, फाइन्स लगाए जाते हैं। तो वहाँ पर जो हमें जो सेक्शन 53 डील करता है चैप्टर 7 का, सेक्शन 53 कहता है कि जो अगर प्रॉपर्टी बेनामी साबित होगी तो बेनिफिशियल ओनर, सबसेक्शन 1 बोलता है बेनिफिशियल ओनर, बेनामीदार और एनी अदर पर्सन अपेट्स यानी जिसने हेल्प करी है इस ट्रांजैक्शन को होने में, वो सब गिल्टी पाए जाएंगे। और सबसेक्शन 2 ये बोलता है कि अगर वो सब गिल्टी पाए गए हैं और प्रॉपर्टी अगर बेनामी हो गई, सेक्शन 53 सबसेक्शन 2 ये बोलता है, सेक्शन 53 सबसेक्शन 2 ये बोलता है कि सेक्शन 53 सबसेक्शन 2 ये बोलता है कि अगर ये सारे पर्सन, अगर प्रॉपर्टी बेनामी हो गई है और अगर ये सारे पर्सन गिल्टी पाए गए हैं तो हमें सज़ा सुनानी पड़ेगी। तो मिनिमम जो जेल होगी, वहाँ पर जो जेल होगी, इम्प्रिजनमेंट होगी, वो 1 साल की है, और मैक्सिमम 7 ईयर्स तक एक्सटेंड हो सकती है। बट अगर जो है विद फाइल भी लगेगा, मिनिमम मैक्सिमम जो फाइन है 25% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी होगा। अब सेक्शन 54 यहाँ पर आता है। सेक्शन 54 कहता है कि जो प्रोसीडिंग चली सारी कोर्ट में, हाई कोर्ट में, एपेलेट ट्राइबल में, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में, इनिशिएटिंग ऑफिसर्स के पास, अगर उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट मांगा है और उस डॉक्यूमेंट को अपने लोइंगली फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी गई है अथॉरिटीज़ को या कोर्ट्स को, अगर वो साबित हो जाता है कि गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो वहाँ पर जो फाइन लगेगा मिनिमम 6, वहाँ पे जो जेल जाओगे आप या इम्प्रिजनमेंट होगी मिनिमम 6 मंथ और मैक्सिमम 5 ईयर्स की, और मैक्सिमम जो फाइन लगेगा एंड मैक्सिमम जो फाइन लगेगा और 10% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू लगाया जाएगा। ठीक है, ये सब हो गया। इसके बाद जो आता है कि ये सारा लॉ था हमारा बेनामी ट्रांजैक्शन का, कैसे कैसे क्या क्या होगा। ठीक है जी, ओके। बाकी आप पढ़ सकते हैं, मैंने पूरा तकरीबन कर दिया है कि सारा ये पूरा प्रोसीजर रहता है कैसे कैसे होगा। ओके, बस इतना ही था शायद बेनामी ट्रांजैक्शन का, और कुछ है नहीं है, अगर होगा तो आपको बता देंगे। ठीक है, ओके, टिल देन बाय बाय। बेनामी लॉ रिवाइज जरूर करिएगा, ICSI के मॉड्यूल से पढ़िएगा। ओके, टिल देन बाय बाय।